ठीक है। हिंदी ग्रामर के लिए एक छोटा सा रिवीजन है जो करेंगे हम। तो वर्णमाला, शुरुआत है वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। वर्ड में वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो शब्द, ठीक है, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब स्वर के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो स्वर के प्रकार का मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ और री हुआ। ये सब एक मात्रिक स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। प्लुत स्वर जैसे कि ओम। ठीक है, इनमें 3 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर होते हैं, या इन्हें हास्य स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी यू। ठीक है, और ये ए, आई, ओ, औ ये सब देख चुके हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राम। ठीक है, ये इस टाइप का लगा होता है। स्वरों की संख्या होती है 11। अयोगभाव स्वर 2 होते हैं। टोटल मिला के कुल स्वर कितने हो गए? 13। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है 11। अयोगभाव को मिला दिया जाए तो हो जाती है 13। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिखाया गया, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, आओ, ओ, आओ, अंग और आहा। अनुस्वार के लिए इस तरह का और विसर्ग के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार के लिए इस तरह का और विसर्ग के लिए इस तरह का। ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मूल स्वर, हास्य स्वर और लघु स्वर। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। दीर्घ स्वर दीर्घ संध स्वर यानी सजातीय स्वर होते हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। ठीक है, जैसे कि ए, आए, ओ, आओ, इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त स्वर जैसे कि आ और ई से मिलकर ए बनता है, और आ और ए से मिलकर ए बनता है, और आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, और आ और ओ से मिलकर औ बनता है। संयुक्त स्वर या स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। छोटा आ, बड़ी छोटी ई बराबर ए। ठीक है, छोटा आ और ए बराबर ए, छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ, और छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ। संयुक्त स्वरों के, ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे संयुक्त स्वर भी होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं। देखो, कंठ स्तर स्वर, कंठ स्तर, कंठ स्वर, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, तालव्य स्वर ई और बड़ी ई। ओष्ठ स्वर उ और उ, मूर्धन्य स्वर ऋषि, और कंठ तालव्य है ए और ऐ, और कंठ ओष्ठ है ओ और औ। ठीक है, तो हम फिर से देख लेते हैं। कंठ स्वर ऐसा होता है ना, के, टी, एम, और ठीक है, दंत नहीं आता इसमें। ठीक है, इसमें दंत का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। तो दंत को छोड़ के टी एम 2, दा छोड़ दो और फिर हो जाता है ओ। ठीक है, देखो मूर्धन्य स्वर ऋषि होता है तो ठीक है, के टी एम। ठीक है, तो कंठ में मतलब छोटा आ, बड़ा आ, और के टी, छोटी ई, बड़ी, और उसके बाद मूर्धन्य तो ऋषि हो ही गया, और ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ। कंठ तालव्य जैसे कि आपने देखा है, कंठ और तालव्य, तालु से ई बनता है और कंठ से ई, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए या इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बन जाएगा। कंठ ओष्ठ, अगर आ और ऊ, ठीक है, आ और
ऊ को जोड़ दिया जाए तो ऊ ओ बन जाता है, और आ और ओ को जोड़ दिया जाए तो अ बन जाता है। तो कंठ उष्ठ हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो जीभ के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, अग्रस्वर, पश्चस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। मध्यस्वर में छोटा आ जाता है। अब अग्रस्वर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको देखो इस तरह से, तो इनको वर्ग में बांट लेते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, और ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये एक वर्ग, इनको तृतीय वर्ग यानी कि बी वर्ग, और इसको तृतीय वर्ग यानी सी मान लिया। अब अग्रस्वर, ठीक है, इसको हटा दो मध्यस्वर की वजह से। अब अग्रस्वर देखते हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 में से जो पहले वाले 2 हटा दो, ठीक है। एक इसको हटा दिया, और इसमें 4, इसमें 2 को हटा दिया, ठीक है। ये इन दोनों को हटा दिया। अब ये हो गया अग्रस्वर, अब ये हो गए अग्रस्वर, ठीक है। 4 में से शुरुआत के 2 हटा दिए, और जो हटाए हैं वो ई और ए और ऐ, ये अग्रस्वर हो गए। अब देखो मध्य स्वर हम देख चुके थे, छोटा आ है, उसके बाद पश्चस्वर। अब जो बचे हैं ये सभी पश्चस्वर हो जाएंगे। अब इसमें बड़ा आ बच्चा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ बच्चा है, ओ और औ बच्चा है, ये सब पश्चस्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो पश्चस्वर की संख्या है 5, मध्य स्वर की संख्या है 1, और अग्रस्वर की संख्या है 4। अब आते हैं नेक्स्ट पर व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहलाते हैं। जब ये 6 प्रकार के होते हैं, स्पर्श या स्पर्श व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, अनुनासिक या नासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन होते हैं का से लेकर मा तक, ये इनकी संख्या होती है 25। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होते हैं डा, ढा, ठीक है, ये होते हैं 2। अनुनासिक या नासिक, तो डा, जा, ना, ठीक है। जो भी ऐसे शब्द जिसमें जो इंग्लिश में ना के रूप में आते हैं, इसमें भी एन, इसको भी एन लिखेंगे, एन से, ठीक है। चीज़ें जो ना वाले एन वाले हैं वो शब्द अनुनासिक या नासिक बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अंतस्थ या अलावा, ये 4 होते हैं। उसमें व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें शाह घर्षण होता है, ठीक है, वो होते हैं सा, सा, शा, हा। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ, ठीक है। ये बस एक रिवीजन सा है। वर्ग तालिका देखते हैं, ठीक है। कावर, का, खा, गा, घा, ठीक है, अनुनासिक अड़ा, च, छ, ज, ज, वा, ठीक है, टा, ठा, डा, डा, डा। इसको देखो इस तरह से याद रख लो, के, टी, एम, 2, ठीक है। एक कंठ वाले हैं, और के, टी ये तालव्य हैं, एम है मूर्धन्य वाले, डी है दंत वाले, ओ है ओष्ठ वाले, ठीक है। यानी कंठ, का से कंठ, चा से चार यानी कि तालव्य व्यंजन, माँ से मूर्धन्य व्यंजन, और दा से दंत व्यंजन, और ओ से ओष्ठ व्यंजन। अल्प प्राण देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1 और 3 और 5 अल्प प्राण कहलाता है। देखो अल्प प्राण से आप छोटा आ दिख रहा है आपको, ठीक है, छोटा आ दिख रहा है। आपने देखा छोटा आ को 1 मान लेंगे तो 1, 3 और 5। महाप्राण ज़्यादा है तो इसका मतलब 2 और 4। वैसे ही अघोष आ दिख रहा है तो मतलब 1 और 2, और सघोष 1 और 2 को छोड़ के 3 और 4 और 5, ठीक है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अंतस्थ व्यंजन या अलावा अल्पप्राण और सघोष। अर्धस्वर या वा, पूछा जाए अर्धस्वर कौन है तो या और वा अर्धस्वर है, एक ये और एक ये दोनों मिलाकर अर्धस्वर बन जाते हैं। पार्श्व व्यंजन ला और लंठित व्यंजन है रा, उसमें संघर्षी व्यंजन है सा, श, शा, हा, जिनमें सा, सा, सा महाप्राण और अघोष और हा महाप्राण और सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन है छात्रज्ञ श्रा। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण देखते हैं। का प्लस सा छा हो गया, ता प्लस रा त्रा हो गया, जा प्लस उआ ज्ञा हो गया, सा प्लस रा स्रा हो गया। बड़माला एवं नजर, बड़माला एक नजर में बड़माला। स्वरों की संख्या है 11, अयुग्मा स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उस व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, टोटल वर्ड 52।
यानी 52। संधि का अध्ययन देखते हैं। दो बड़ों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, बड़ा आ बड़ा ऊ, देखो बड़ा आ और आ मिलकर बन गया आ। ठीक है, शिक्षाधन अर्थी बता शिक्षार्थी। अब संधि के प्रकार देखते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयात संधि। अब इसको अगर याद करने के लिए हम देखा जाए तो हम लास्ट में दीर्घ है ना, ठीक है, या जिसको दीर्घ बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, इसमें तो डी है, इसमें एन है, इसमें डी है, इसमें एन है और इसमें भी डी है। अगर देखा जाए तो इनका सिक्वल बनेगा डी एन डी, डी एन डी एन डी। ठीक है, 5 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको सिक्वल देख लो। ठीक है, अब दीर्घ संधि जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब इन सबको तैयार कैसे करना है, पहले तो हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो छोटा जो गुण संधि ए ओ और ऋषि, अगर इसमें इस तरह ऋषि की मात्रा दूसरे और तीसरे अक्ष पर हो, अब देखो इसको कैसे किस तरह से हमें ट्रिक के माध्यम से देखना है। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। आ बड़ा, उसके बाद ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ऋषि, उसके बाद आता है ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ और उसके बाद औ। ठीक है, अब इसको देखो, इनको फिर से डिवाइड कर बांट लो, ए वी सी। ठीक है, अब देखो दीर्घ संधि के लिए क्या है। ठीक है, जैसे कि ये जो वर्ग बन गए हैं ए वी और सी, अब इस तरह से इन वर्गों से कैसे पता करें। अब इस चीज़ को जो हमने वर्ग बनाए हैं, ठीक है, उस वर्गों से हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयात संधि को पता कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब सेम ग्रुप वाले आएँ, ठीक है, जब सेम ग्रुप, जैसे कि एक जो संधि विच्छेद करेंगे, एक इस साइड होगा प्लस एक इस साइड होगा। ठीक है, जब इसका अंतिम अक्षर और इसका प्रथम अक्षर सेम हो तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम, सेम एंड स्टार्ट, सेम वर्ड्स। ठीक है, जो ख़त्म भी सेम वर्ड से हो और शुरू भी सेम वर्ड से हो। ठीक है, अब आते हैं गुण संधि। जैसे कि अब देखो कैसे, जैसे कि आ है तो ई आ प्लस आ से मिलकर बन गया, ई है तो वो, ठीक है, ई तो ई से है ही, ऊ भी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे पहले अभी, जैसे कि ये रहा दीर्घ संधि। ठीक है, आ और आ से मिलकर बड़ा बन गया और आ प्लस आ से मिलकर बड़ा, और ठीक है, तो ये सेम वर्ड है ना। अब देखो कैसे हमने ये कहा, देखो शिक्षा, इसमें देखो शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। देखो यहाँ पर अंतिम खत्म हो रहा है बड़ा, शुरू हो रहा है छोटा, तो सेम वर्ड है। ठीक है, अपवाद सत्धन आग्रह, अब इसमें अपवाद भी देख लो, देखो इसमें सत्य छोटा आ है प्लस आग्रह बड़ा आ है, सेम वर्ड है। इसमें भी आ प्लस आ है, आ प्लस आ है, तो ये सब दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब द्वितीय नियम देखो। ठीक है, देखो सेम ग्रुप सेम ग्रुप सेम ग्रुप, जैसे कि हरीश, देखो इसमें देखो छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई। ठीक है, जैसे रवीश। ठीक है, अब ऊ का नियम देखो, इसमें क्या है, बड़ा आ और ऊ, महोदय, महाधन उदय, और छोटा आधन ऊ, आधन ऊ ओ, और आधन ऊ औ। ठीक है, बड़ा आ और ऊ ओ।
महाधन उत्सव महोत्सव, चंद्रधन उदय चंद्रोदय। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था, ये एक अपवाद है शायद, देख लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सेम ग्रुप का आना चाहिए था, जैसे कि महाधन उदय, देखो ये है ए का और ये है बी का। ठीक है, तो ये गुण संधि का हो जाएगा। ठीक है, ये गुण संधि का हुआ है। इसमें शायद एक पेज मिस हो गया है जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, लेकिन आपको अगर देखना हो तो इतना सही है। सेम ग्रुप वालों, देखो अगर जो जैसे कि अंतिम भी इसी से स्टार्ट होगा, फिर चाहे वो इस ग्रुप का हो, चाहे इस ग्रुप का हो, चाहे इस ग्रुप का हो। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड है जो सेम ग्रुप से ख़त्म हो रहा है, सेम ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, सेम वर्ग से ख़त्म हो रहा है, सेम वर्ग पर स्टार्ट हो रहा है, तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अब गुण संधि। गुण संधि को कैसे देखेंगे, सेम ग्रुप में नहीं, जैसे कि कोई भी वर्ग है जो अगर जिसकी अंतिम वर्ड इससे ख़त्म होता है, ठीक है, इससे ख़त्म होता है, तो वो सेम ग्रुप में नहीं आएगा। वो या तो उसका जो प्रथम, जैसे कि ये है, इस तरह समझो, ये जो अंतिम वर्ड है वो एक ग्रुप से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जो शुरू होगा वो या तो बी ग्रुप का होगा या तो सी ग्रुप का होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि जो अंतिम वर्ड है वो बी ग्रुप से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यस, तो इसके मतलब इसका आने वाला जो वर्ड है वो या तो ए ग्रुप का होगा या तो सी ग्रुप का होगा। और अगर या तो सी ग्रुप से ख़त्म हो रहा है तो आने वाला जो वर्ड है वो या तो ए ग्रुप का होगा या तो बी ग्रुप का होगा। जब इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दें तो वो गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि ये रहा सप्तधन ऋषि, ऋषि है, बी ग्रुप का है और शुरुआत हो रही है ए ग्रुप से हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब गुण संधि हो गई, यानी कि सेम ग्रुप का नहीं होगा, चाहे वो पहले वाला हो या लास्ट वाला। वृद्ध संधि देखते हैं, आ और आ के बाद ए आए ओ और स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब जैसे कि अब देखो वृद्ध संधि देखते हैं, ये सब आपको याद कराने के चक्कर में बोल रहे हैं, ये सब हिंट हैं, आप थोड़ा समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब वृद्ध संधि में ऐसा है कि देखते हैं एक बार फिर से, देखो आ और आ, ये एक ए वर्ग हो गया, उसके बाद ये हो गया सी वर्ग। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं एयर संधि। ठीक है, उसके बाद एयर संधि में ये हो गया बी वर्ग और कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, बी वर्ग हो तो या तो ए का होगा या तो सी का। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए तो एयर संधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आयात संधि कहाँ पर है, एयर संधि ये हो गया है। तो देख ऋषि ये रहा गुण संधि, कुछ आगे पीछे हो गए जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। देखो इसमें ए है, ये बी है। ठीक है, दोनों को मिलाकर इस तरह से आगे बढ़िए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो ज़रूरी है, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षाधन अर्थी, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, शिवालय, शिवधन आलय, महात्मा, महाधन आत्मा, परमात्मा, परमधन आत्मा,
परमार्थ परम धन अर्थ, रामायण राम धन आयन, सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, दैत्यारी दैत्य धन अरि और देशांतर देशाधन अंतर। ठीक है, तो ये सब सेम ग्रुप वाले हैं। हरिधन ईश और रवि धन इंद्र, गिरिधन ईश, कपि धन ईश, रवि ईश। ठीक है, अब ये गुण संधि में आ जाएगा, ये आगे पीछे हो गए जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। महाधन उदय महोदय, परोपकार को संधिविच्छेद कर सकते हैं, परधन उपकार, सूर्योदय सूर्यधन उदय, जलोर्मी जलधन उर्मी, महोत्सव महाधन उत्सव, चंद्रोदय चंद्रधन उदय। अब अर्क का नियम, सप्तऋषि शक्तधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, ब्रह्मार्षि ब्रह्माधन ऋषि। ठीक है, यदि एक अब इसका देखो, सदाधन एव, तथा धन एव, एक धन एक, मतधन एक के रमेश्वर, तो रमाधन ऐश्वर, महेश्वर महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, बनौषध बन धन औषध, परमौषध परम धन औषध, परमौषध परम धन औषध, और महोजस्वी महाधन ओजस्वी। एयर संधि या का वर्ग, या देखो इस तरह से, ये वी वर्ग है, ये ए बी वर्ग, देखो ये दोनों जैसे आ रहा, ये सब ए वर्ग। ठीक है, उसके बाद ए वा वर्ग, इस तरह से देखेंगे। यदि सिर्फ अत्यधिक अतिधन अधिक, अत्याचार अतिधन आचार, प्रत्युपकर प्रतिधन उपकर, न्यून निधन ऊन, प्रत्येक प्रतिधन एक, अत्यधिक अतिधन अधिक, इत्यादि इतिधन आदि, यद्यपि यदिधन अपि, उपर्युक्त उपरिधन युक्त या उपर्युक्त। बा अन्वय, अनुधन अय, स्वागतम सुधन आगतम, अन्वेषण अनुधन एषण, स्वच्छ सुधन अच्छ। त्रा वर्ड के उदाहरण देते, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा मातृधन आज्ञा। ता संबंधी नियम, ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा ल्या यानी कि आधा ला हो जाता है, जैसे तत्तनलीन व तल्लीन, उतधन लेख उल्लेख, उतधन लंघन उल्लंघन, खतधन लास खल्लास, उतधन लास उल्लास। ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का आधा चा यति यानी उत्धन चार उच्चार, सदंचरित सच्चरित। ता के बाद यदि जा या झा हो तो ता का आधा जा हो जाता है, तो सतदंजन में सज्जन, उद्दंजन वाला उज्जैन उद्दन ज्वर वाला उज्ज्वल, उत्जन झट्टिका वाला उज्झट्टिका। ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा और हा का हा हो जाता है, उत्दन हार वाला उद्धार, ततधन हित वाला तद्वित, उत्दन हित वाला उद्वित। छा संबंधी नियम, अनुच्छेद अनुदंच्छेद, विदंच्छेद, परिच्छेद परिदंच्छेद और स्वाच्छेद व स्वधन छेद। इस तरह से हम करेंगे। नियम वर्ग के पहले और पांचवें वर्ग में बदलाव, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ग क चट तप ब का मेल किसी अनुनासिक यानी अर्थात पांचवें वर्ग से हो तो वर्ग का पहला वर्ग अपने ही वर्ग का पांचवां वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, जैसे तत्धनमय व तन्मय, उत्धन मुख व उन्मुख, जगत धन नाद व जगन्नाथ, चित धनमय व चिन्नाय, बागधनमय। अब देखो ये है ना, ये है पांचवा वर्ड। ठीक है, ये है प्रथम वर्ड। जैसे का है, का पांचवा वर्ड क्या होता है, ये होता है, तो इसे बाणमय। ठीक है, गुरुधन उपदेश, बधुधन उत्सव, लघुर्मी लघुधन उर्मी, लघुत्तर लघुधन उत्तर। जैसे सुरेंद्र सुरधन इंद्र, महेंद्र महाधन इंद्र, सुरेश सुरधन ईश, नरेश नरधन ईश, कमलेश कमलधन ईश, राकेश राकाधन ईश, रमेश रमाधन ईश। नियम वर्ग के पहले वर्ड और तीसरे वर्ड में परिवर्तन देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ड और तीसरे वर्ड में परिवर्तन, यदि कचट तप का मेल किसी स्वर या तीसरे या चौथे वर्ड से हो तो यारल्लावा में किसी एक वर्ड से हो तो वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। ये चीज़ें हैं सब प्रैक्टिस की। सतधन गुण बराबर सदगुण, भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता, उतधन देश बराबर उद्देश्य, दिग्धन विजय बराबर दिग्विजय,
कपदन जगह कब्ज, दिग्दन गज दिग्गज, दिग्दन अंध बराबर दिग्गंध, बागदन ईश बराबर बागीश। ये ऐसे वर्ड हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं, ठीक है। आप नियम कितने भी याद कर लो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आपको बहुत दिक्कत रहेगी। विसर्ग देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो बाद में बड़ा आ, बड़ी, छोटी ई, बड़ी ऊ और ऊ अथवा 3, 4, 5वां वर्ड आए तो यारा लावा में से कोई एक वर्ड आए तो विसर्ग का रा यानी ये हो जाता है, इस तरह का रा। जैसे विसर्ग रा, आशीर्वाद, आशी धन बाद, निह धन बल व निर्बल, दुह धन बल व दुर्बल, निह धन विकार व निर्विकार, निह धन धन बराबर निर्धन, निह धन आशा और निराशा, निह धन उत्तर बराबर निरुत्तर, निह धन उद्देश्य और निरुद्देश। ठीक है। अब सिंपल सी बात हमको ये चीज़ समझनी है कि जहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई दे, ठीक है, या निराशा निह धन आशा, निरुत्तर निह धन उत्तर, ठीक है, जहाँ पर रा आ रहा हो वहाँ पर रा की जगह पे हमको विसर्ग का प्रयोग करना है। ठीक है, विसर्ग का रा या रा का विसर्ग हो जाता है। यदि आधे आधे जैसे सा हुआ इस तरह से हो तो विसर्ग संधि होगी। जैसे कि शाह, इस तरह की शाह है ना, तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग करेगा, यानी आधे शाह होने पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। जैसे पहले और बीच में कोई लघु स्वर, जैसे कि आ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, और ठीक है, दो, ठीक है, उस तरह रा, चा, छा, झा, ठीक है। अगर पहले ई और ऊ हो तब देखो, चलो ये चीज़ है कि कौन सा में कौन से में शा का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर कोई लघु स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आए और बाद में चा हुआ, घा हुआ और शा हुआ तो वहाँ पे इस तरह का शा लगता है, इस तरह का शा। अगर पहले छोटी ई और ऊ आए और बाद में का, खा या टा, ठा या पा, फा आए तो इस तरह का प्रयोग होता है, इस तरह का जो सा होता है इस तरह का प्रयोग होता है। कोई भी स्वर आए और उसके बाद ता, था या शा आए तो इसमें आधा ई वाला शा का प्रयोग होता है। जैसे कि हरिश्चंद्र, हरिधन चंद्र, निश्चय, अनिश्चय, अनिधन चय, निश्चय, निधन चय, निष्फल, निधन फल, निष्ठुर, निधन ठुर और दुष्कर्म, दुधन कर्म, दुस्शासन, दुस्शासन तो दुधन शासन। ठीक है। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बाद में छोटा आ अथवा 3, 4, 5वां वर्ड हो या यारा लावा में से कोई एक वर्ड हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का ओ। अब देखो इसको कैसे, जैसे मन धन ज बराबर मनोज, मन धन हर बराबर मनोहर, यश धन दहा बराबर यशोदा, सर्जन ज बराबर सरोज, मन धन बराबर मनोबल, मन धन रथ बराबर मनोरथ, मना धन रमा बराबर मनोरमा, बया धन व्रत बराबर वयोव्रत, पया धन धर बराबर पयोधर, तपा धन भूमि बराबर तपोभूमि, ऐसा धन मति बराबर यशोमति, मना धन योग बराबर मनोयोग। विशेष नियम, विसर्ग लुप्त हो जाता है यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि लघु स्वर परिवर्तित हो गए दीर्घ स्वर में, जैसे नि धन रोग बराबर नी रोग। ठीक है, नि धन रोग बराबर नी रोग, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको और टिक कर लो। ठीक है, विसर्ग लुप्त हो जाता है कहाँ पर, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग लगा है और उसके पीछे रा है तो ये जो मात्रा है छोटी वाली, ये मात्रा बड़ी में बदल जाएगी तो ये हो जाएगा नीरोग। तो निह धन रस बराबर नीरस, निह धन रज बराबर नीरज, धी धन राज बराबर धीरज। ठीक है, अब वाच्य देखते हैं, वॉइस। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य को एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस और भाववाच्य को इम्प्रेसिव वॉइस कहते हैं। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। कर्तवाच्य,
जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाचक कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, ठीक है, राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। तो पत्र कौन लिख रहा है? राम, ठीक है, और मोहन गाना गाता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, राम प्रधान है, इसमें भी मोहन और इसमें रीना, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। लिखना, लिख कौन रहा है? राम। गाता कौन है? मोहन। जा कौन रहा है? रीना। यदि कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संघर्ष कर्ता से हो रहा है तो अतः यह कर्तवाच्य होगा। अब देखो कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। राम रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहा है, तो राम किससे दिल्ली जा रहा है? रेलगाड़ी से। फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री क्या करा दी गई? बंद। पत्र लिखा गया है, पत्र क्या गया है? पत्र लिखा गया है। दूध पिया गया है, दूध क्या किया गया है? दूध पिया गया है। प्यार किया गया है। जिस वाक्य में कर्ता व गौड़ अर्थात कर्ता व कर्म गौड़ होते हैं लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, वह वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा, ठीक है। अब आते संज्ञा के अपव्यय। पद के भेद 5 होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। तो संज्ञा किसी प्रणाली, वस्तु, स्थान या भाव के नाम से संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती हैं, व्यक्तिवादी संज्ञा, जातिवादी संज्ञा और भाववाची संज्ञा, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवादी संज्ञा, जातिवादी संज्ञा, समूहवाची संज्ञा, द्रव्यवाची संज्ञा और भाववाची संज्ञा। कौन कौन संज्ञा बढ़ गई? संज्ञा समूहवाचक और द्रव्यवाची संज्ञा बढ़ गई हैं। व्यक्तिवादी संज्ञा वह संज्ञा जो एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती वह होती है व्यक्तिवादी संज्ञा। जैसे जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती वह होती है जातिवादी संज्ञा। जैसे हिमालय हुआ, गंगा हुआ, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य, ये सब व्यक्तिवादी संज्ञा हैं। जातिवादी संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति के वर्ग के बारे में बोध कराती है और जातिवादी संज्ञा कहलाती है। जैसे पदों के नाम, ठीक है, जैसे सोम, ओम, उपसभापति, सभापति, बीडीओ इत्यादि। व्यवसाय के नाम डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि। प्राकृतिक आपदा आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर के नाम स्टूल, कुर्सी, मेज इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जो है संज्ञा जो एक समूह के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हो गया, पुरुष हो गया, परिवार हो गया, परिषद हो गया, सभा हो गया, मेला हो गया, संसद हो गया, सेना, बारात, आयोग, समिति, चुनाव, झुंड, गुच्छा, संगठन, मंच, मोर्चा, दल, पार्टी, गिरोह, कर्मचारी, अधिकारी, पुस्तकालय, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे मापा व तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मापा व तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, जैसे दूध हुआ, मक्खन हुआ, दही, लकड़ी, सोना, घी, चांदी, कपड़ा, पीतल, पनीर, चावल, गेहूँ, तेल, चाय, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव एवं भाव के बारे में बोध कराती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध हो गया, ईमानदार, ठीक है, गरीब, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अब निश्चयवाचक जैसे कि यह है, वह है, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक हैं कोई या कुछ। प्रश्नवाचक इसमें इस तरह का चिन्ह लगा होता है लास्ट में। संबंधवाचक संबंध जैसे कि जो, सो, जिसका, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम होता है स्वयं, आप, खुद। पुरुषवाचक है उत्तम, मध्यम और अन्य। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, ये, वे, यह मेरी कार है, ठीक है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं, वे तुम्हारे पति हैं।
पति हैं का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पति हैं। ये जो हैं है ना, ये सम्मान के लिए लगाया जाता है। ये बे तुम्हारे पति हैं, है, ऐसा बोलना गलत लगेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई कुछ, जैसे चने में कुछ गिर गया है, रीना को कोई मिल गया था। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिन वाक्यों में किसी प्रश्न का पूछना या करने का बोध होता है वहाँ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या खो रहे थे, क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, किसने तुम्हें बुलाया था। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी के संबंध होने का बोध होता है एवं पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा इत्यादि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, भैंस किसकी, जिसकी लाठी, इसका संबंध इस पर पड़ा। जैसा देश वैसा वेद, कैसा देश वैसा देश, कैसा देश जैसा, कैसा वेद वैसा जैसा देश। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, स्वयं, खुद, आप भले तो जग भला, मैं आप जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक तीन होते हैं जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुमको। अन्य पुरुष जैसे कि यह, वह, वे, ठीक है, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। विशेषण, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको वह विशेषण कहलाते हैं। इसमें विशेषण, विशेष, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण आते हैं। अब विशेषण, जो शब्द विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष कहलाते हैं। प्रविशेषण, जो तो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेष, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेष कहलाते हैं। अब आते हैं विशेषण के भेद या प्रकार। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सोमन का सुपर टेट में 5वां स्थान है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। में कुछ लोग आए थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म अथवा स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल बोधक विशेषण, रंग बोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण, दशा बोधक विशेषण और गुण बोधक विशेषण। पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ये सब कालवाचक विशेषण है, ठीक है। कालवाचक मतलब जिसमें टाइम पीरियड आता है। एक पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी, ये सब काल के अंतर्गत आते हैं, यानी टाइम के अंतर्गत। रंग यानी काला, पीला, हरा, गुलाबी, ये सब रंगबोधक विशेषण। आकार तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशा, ठीक है, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा, ये सब दशा है। गुण, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, ठीक है, ये सब गुणबोधक है, विशेषण है। प्रमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के प्रमाण का बोध होता है वह प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, नीलम की साड़ी 6 मीटर लंबी है। अब क्रिया देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप में कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे चल प्लस ना बराबर चलना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, वैसे हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, जीतना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद के प्रकार देखते हैं। क्रिया के भेद या प्रकार, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक बार रचना व बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखते हैं
द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, तो रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, तो रीना क्या है, सब्जेक्ट यानी कि करता है, बच्चे हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और अंग्रेजी पढ़ाई, पढ़ाई भी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, यानी कि इसमें दो, ठीक है, इसमें दो कर्म है, एक तो बच्चों है, दूसरी अंग्रेजी है, ठीक है। ये है सक्रिय कर्म और ये है निष्क्रिय कर्म। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि दो कर्म है, एक तो बच्चों है, दूसरी हिंदी है, ये सक्रिय और ये है निष्क्रिय। संयुक्त क्रिया देखते हैं, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयुक्त से निर्मित होती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है, ये संयुक्त क्रिया है। पहचान कैसे करेंगे, जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, ठीक है। मैंने किताब पढ़ ली और जीना खेलती कूदती रही, मोहन पढ़ता लिखता रहा, दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रही, मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये सब संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे धातु में आना और आना जाना, धातु में आना जाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है आना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वाना, तो एक आना वाना, खाना पाना, जैसे चलना और चलवाना, गहना उठाना। सहायक क्रियाएं देखते हैं, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हैं, वह सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हाँ हूँ, ये सब, ठीक है, था थी थे, ताती थे, गा गी, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा। नाम धातु क्रिया देखते हैं, ठीक है, जिनमें नाम धातु का नाम का बोध होता है। अब आते हैं धातु काल, ठीक है, जिसे बोलते हैं टेंस। काल का अर्थ होता है समय या मौत। परिभाषा देख, क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे कहते हैं काल। काल के भेद होते हैं 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल की संख्या है 6, वर्तमान और भविष्य की है, वर्तमान की है 5 और भविष्य की है 3। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 6 5 11 और 3 14। तो टोटल कितने काल के भेद कितने हैं, 14, जिसमें से 6 हैं भूतकाल के, 5 है वर्तमान के और 3 है भविष्य के। अब भूतकाल के देखते हैं, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। अब भूतकाल देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि सामान्य भूत है उसकी पहचान, धातु में था थी थे ये अथवा चुका चुकी चुके आदि हैं, उन्हें सामान्य भूत या कहते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, बंसिका खाना खा चुकी, ठीक है। ये सब होते हैं भूतकाल में, सामान्य भूतकाल। एक आसन्न का अर्थ होता है कोई घटना, आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान देखते हैं। आसन्न का अर्थ होता है कोई घटना, धातु में था है, थी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि श्याम खाना खा चुका है, हम सब 65,500 से बाहर हो चुके हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े, तो एक कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पिसना आदि। क्रिया के अन्य भेद या प्रकार देखते हैं। तो क्रिया के अन्य भेद, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रीना खाना खाकर सो गई, रीना ने पहले क्या किया, पहले खाना खाया उसके बाद सोई है, ठीक है। पहचान कर और करके, दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। या करके इसकी ट्रिक में पहचान, अगर जहाँ कर करके ये सब आए तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया को टिक करके आगे बढ़ जाओगे।
अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान देते। धातु में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। वहाँ स्कूल जा रहा था, मुझे किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। अपूर्ण भूतकाल धातु में था, थी, थे, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाते। जैसे राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुकी थी। ये सब पूर्ण भूतकाल हो गए। संदिग्ध भूतकाल उसकी पहचान देते। धातु में या होगा, थी होगी, में होंगे अथवा चुका होगा, चुकी होंगे आ जाते। वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा। ये सब संदिग्ध भूतकाल व उसकी पहचान है। हेतु मध्य भूतकाल व उसकी पहचान देखते हैं। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है। हेतु मध्य भूतकाल व उसकी पहचान देखते हैं। यदि कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे। भाई यार, एक काम का प्रभाव दूसरे काम पर पड़ता है कि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसे क्या बोलते हैं? हेतु मध्य भूतकाल। अगर वर्षा होती है तो अच्छी फसल आएगी। अच्छी फसल तब आएगी जब वर्षा होगी। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, तुम साथ नहीं हो तो मैं खुश नहीं हूँ। संभाव्य वर्तमान काल व उसकी पहचान। धातु में ता है, ती है, होनी, ते होंगे। पूर्ण वर्तमान काल व उसकी पहचान। धातु में चुका है, चुकी है आ जाते हैं। वर्तमान काल देखते हैं। क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल व उसकी पहचान देखते हैं। धातु में ता है, ती है, ये सब आते हैं। मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो, ये सब सामान्य वर्तमान काल है। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे कि धातु में रहा है, रही है आदि ये सब आते हैं। सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रही है, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो होते तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल व उसकी पहचान देते। धातु में रहा होगा, रही होगी, ये सब आएंगे। वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह रो रहा होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल व उसकी पहचान है। भविष्य काल, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध होता है, भविष्य काल कहलाता है। ये मुख्यतः 3 होते हैं, जैसे सामान्य भविष्य काल व उसकी पहचान देते। धातु में गा गी गे, वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, वह मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। ये सब सामान्य भविष्य काल है। इसमें गा गी गे आती है। संभाव्य भविष्य काल, शायद, हो सकता है, संभव आदि, कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है। शायद मैं कल आऊँ, ये होता है संभाव्य भविष्य काल। शायद कल वह आएगा, आगरा जाएगा, वह आएगा। हो सकता है कि रात में बारिश होगी, तो ये संभाव्य भविष्य काल होगी। हेतु मध्य भविष्य काल, एक काम का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, तुम स्टेशन में मिलोगी तो ही मैं आऊँगा। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो ही मैं पढ़ पाऊंगा। ये है होता है हेतु मध्य भविष्य काल। अब आते हैं समास को देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेप। ठीक है, प्यार से और कायदे से देखना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेप। राजपूत देशभक्ति। देखो, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है? अब तक दादा समास के 6 भेद देखते हैं। एक ट्रिक है, अब तक दादा। आ से अव्ययीभाव, वा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। ठीक है, अब देखें, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाता है। देखो, योजक चिन्ह इस प्रकार या नोट विपरीत भी होते हैं ये, जैसे कि दिन रात, घास फूस, माता पिता, नर नारी, आगे पीछे, दाल भात, देश विदेश, खट्टा मीठा, धर्म अधर्म, शीतोष्ण शीतधन शीतोष्ण, और सुख दुख, रुपया पैसा, 71, 75, 99। ठीक है, हर हर, आज कल, चला चल, दाल रोटी। ठीक है, देवासुर, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत हैं। इसमें सिंपल बात है, इसमें द्वंद्व यानी कि जिसमें लड़ाई का बोध हो या द्वंद्व का बोध हो, जिसमें जैसे कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि शीत और उष्ण, ये दोनों ही पद प्रधान है। देव और असुर, ये दोनों पद प्रधान। 71, एकदन 70, 75, ठीक है, 99। ठीक है, दोनों के बीच योजक चिन्ह का लगा होता है।
द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक का विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चौराहा, चौपाल, शताब्दी, चौमास, सप्ताह, ठीक है, दोपहर, अष्टाध्यायी, निराद, सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, त्रिफला, तिमाही, छमाही, त्रिकोण, त्रिलोक, षटकोण, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान होता है द्विगु समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, अब देखो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे चक्रवाणी, पंचानन, बीड़ा पहाड़ी, पंचवटी, लंबोदर, चतुरानन, निशाचर, शूलपाणी, बारह सिंगा, प्रधानमंत्री, त्रिनेत्र, गिरधर, दशानन, अजातशत्रु, पंकज, ये सब इनके दोनों पद अप्रधान हैं, वह बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय अथवा उपमान का संबंध स्थापित हुआ है कर्मधारय समास होता है। जैसे तुलनात्मक, नीलोत्पल, नीलादन उत्पल, कुपुरुष, धर चरण कमल, मृग नयन, महाजन, महात्मा, सुपुरुष, गुरुदेव, पकौड़ी, लालमणि, अधमरा, अधजला, सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही जड़ा। यहाँ पे होता है तुलना की जाती है। ठीक है, जहाँ पर तुलना की बात की जाए वहाँ पर कर्मधारय समास आता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान रहे और पूर्व और उत्तर मध्य में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। और आपको ध्यान रखना है तुलना। अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे इसमें पहला पद जैसे कि आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपसर्ग भी आते हैं, जैसे आजीवन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुकूल, यथावत, यथाशक्ति, यथा संकल्प, प्रतिदिन, उपकार, अनुसार, दिनों दिन, रातों रात, भाग। ठीक है, ये सब अव्ययभाव समास कहलाते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अपादान तत्पुरुष से अलग होने की भाव। ठीक है, कर्ज मुक्त, कर्ज से अलग होना, कर्ज से मुक्ति, देश से निकाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पद मुक्त, पद से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, जलहीन, जल से हीन, बंधन मुक्त, बंधन से ही मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है, इनमें अपादान तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध तत्पुरुष काकी के नानी रे के राजा गया, राजन आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा रानी, राजा की रानी, पितृज्ञा, पिता की आज्ञा, गृह स्वामी, गृह मतलब घर का स्वामी, मातृज्ञा, माता की आज्ञा। ठीक है, इसमें संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकार तत्पुरुष मैं पे पर, आप बीती, आप पर बीती। अलंकार देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है उस प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद मुख्यतः तीन है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यलंकार। ठीक है, शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये भिन्न प्रकार के होते हैं। जहाँ पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहाँ शब्दालंकार होते हैं। इनकी ये निम्न प्रकार से होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार देखते हैं। जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कर लेते हैं। ये तरेने, तनुज, तट, तमाल, तिरुबर, बहु छाय, चारु, चक्षु की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ठीक है, चारु चरु चंद्र की चंचल किरणें। छियालीस, सैतालीस, सैतालीस, सड़सठ, सतासी। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग उपधन होता है समीप, सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना, अर्थात जो शब्दांश से शब्दों के प्रारंभ से जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग। ये शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है, और अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के भेद 5 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग या उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द। जैसे कि प्रत्यय देखते हैं। प्रति मतलब साथ में पर बाद में,
अय मतलब चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है वह होता है प्रत्यय। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो धातु से जोड़े जाते हैं अर्थात क्रिया के मूल रूप से जोड़े जाते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय, अर्थात कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। ये लेख धन अक बराबर लेखक, तो अक क्या है? कृत प्रत्यय है, और लेखक क्या है? कृदंत। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों या संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जोड़े जाते हैं वे होते हैं तद्धित प्रत्यय। इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहलाता है। पंडितायन एवं पंडितन आयन ये होता है तद्धित प्रत्यय। राजभाषा, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजा राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राज की कार्यों में प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, न कि राजभाषा के अंतर्गत, राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 343 क्या कहता है देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं और अब 22 भाषाएं हो गई हैं। 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल आयंकर ने रखा था। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागौर में हुआ था। हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था। हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ठीक है। पश्चिमी हिंदी कितनी है? 5। पश्चिमी हिंदी को ही बोलते हैं सौरसैनी अपभ्रंश। जैसे खड़ी बोली हो गया, कौरबी, बंगरू, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेला, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जैसे सौरसैनी अपभ्रंश, जिसमें 4 राजस्थानी हिंदी 4 हैं। मारवाड़ी, जयपुर, मेवातिया, मेवाली, मालवी। पूर्वी हिंदी या अर्धमगधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमगधी या पूर्वी हिंदी बोलते हैं। बिहारी हिंदी या मगधी अपभ्रंश, भोजपुरी, मगधी, मैथिली। पहाड़ी हिंदी 3 होती हैं जैसे खस अपभ्रंश कहते हैं, जैसे नेपाल, कुआमनी और गढ़वाली, ये खस अपभ्रंश ही हैं। हिंदी भाषा का विकास। भारत भाषा प्रवाह के आधार पर हिंदी यूरोपीय प्रवाह की भाषा है। भारत में 4 भाषाएं हैं, यूरोप, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भाषा। प्राचीन हिंदी 1100 से लेकर 1400 तक है। मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर 1850 तक। आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक। हिंदी की यदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। सामान्यतः हिंदी भाषा में इतिहास का आरंभ अपभ्रंश यानी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास देखते हैं। पहले आई संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन और प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, उसके प्राचीन, उसके अवहट्ट आता है, उसके अपभ्रंश, उसके प्राकृत, उसके पाली, उसके बाद संस्कृत। ठीक है। विराम चिन्ह देखते हैं। पूर्ण विराम इस तरह लगता है, अर्ध विराम इस तरह से, अल्प विराम इस तरह से, अपूर्ण विराम या उपविराम इस तरह से। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं डैश, माता पिता, जो 2 लोगों के बीच में लगता है। निर्देश चिन्ह जो डैश से थोड़ा बड़ा साइन होता है, इसे बोलते हैं संवाद। उद्धरण के लिए ये चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। जैसे कि सीना लिखा है, राम लिखा है डबल। उद्धरण चिन्ह। त्रुटि बोधक या हंस पद देखते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इस तरह से लगाकर ऊपर लिख देते हैं। कोष्टक चिन्ह, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मध्य कोष्टक और बड़ा कोष्टक। विषम बोधक होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। लाघव चिन्ह। ठीक है। इस तरह का चिन्ह लगाते हैं जैसे डी मौर्य। ठीक है। ये सब क्या है? लाघव चिन्ह। रेखांकित है इस तरह से रेखांकित। और लोप चिन्ह डैश बना दिया जाता है। रिक्त चिन्ह, रिक्त स्थान बोलते हैं। समतुल्य चिन्ह। ठीक है। इक्वल वाला समतुल्य चिन्ह। विवरण चिन्ह या व्याख्यात्मक चिन्ह इस तरह का होता है।
संकेतवाचक चिन्ह होता है इस तरह के, इतिछी चिन्ह, इतश्री, ठीक है, इतश्री होता है इस तरह से। कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। शब्द भेद हिंदी में शब्दों का विवेक 4 आधारों पर हुआ है। उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तत्सम अर्थात उसी के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, नव हो गया, सत्व हो गया इत्यादि। तत्सम शब्द तद धन भाव बड़ा, संस्कृत में परिवर्तित शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ये सुई की संस्कृत में परिवर्तन एक नॉर्मल शब्द है जिसको जो संस्कृत में बदल गया है वो उसे बोलेंगे तद्भव शब्द। देश या जा अर्थात देश में जन्मा शब्द देशज शब्द होता है, अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहते हैं। विदेशज या आगत शब्द, विदेश प्लस जा अर्थात विदेश में जन्मा सब विदेश शब्द कहलाता है। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ये रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, सीलबंद, छायादार और रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके और ना ही अन्य शब्दों में किससे के योग से मिलकर बने हों, वे होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर, चावल, घोड़ा, दूध, घास, दही इत्यादि। यौगिक शब्द, योग का अर्थ होता है मेल या मेल से बना, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अत्यधिक, अतिधन, अधिक इत्यादि, इतिधन, आदि, प्रति एक, प्रतिधन एक, सामाजिक, समधन, समाजधन एक, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रधन भक्ति। यौगिक की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास से हुई है। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यौगिक रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अर्थ के आधार पर भेद होते हैं 4 शब्द के। एकार्थी शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, पटना, राजा, गीता इत्यादि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द घर, गले का हार और पराजय, कनक, सोना और दतुआ, मतलब शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अब रचनाएं देख लेते हैं। क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, मधुशाला, मधुबाला, ये सब है हरिवंश राय बच्चन की। मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन यात्रा, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कलम का सिपाही और संवाद कौमुदी है अमृत राय। कलम का सिपाही है अमृत राय ने, संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय की। पौम शरऊ होता है स्वयंभू। त्यागपत्र है जैनेन्द्र की। मृगमती कुतुब की। मधुमालती है मंजन की। चित्रावली है उस्मान की। पद्मा भागवत और आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी। स्वप्न मिलन और मानसी है रमेश राम नरेश त्रिपाठी की। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी और सूरदास की, ठीक है। उसके बाद श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरबर रामायण, रामलाला, नच्छू, जानकी मंजल और पार्वती मंडल। देखो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और दोहावली ये सब है तुलसीदास की। विनय पत्रिका, बरबर रामायण, राम लाला, नहेछु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये तुलसीदास की। रत्नावली, प्रायदर्शिका, नागालैंड ये सब है हर्षवर्धन की। बीसल देव रासो है नरपति नालाव की। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नालाव। हम्बीर रासो है सारधार। परमाल रासो है आला खंड है जगनी की। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवर्ता है मन की बात। और मेरी आत्मकथा, राष्ट्रीयता और सिद्धांत और अध्ययन है गुलाब राय की। गोदान है प्रेमचंद की। गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय, निर्बला ये सब है मुंशी प्रेमचंद की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। अब देखेंगे हम डायरेक्ट वीडियो का प्रैक्टिस सेट जो अभी तक बाई CT यानी कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसको देखेंगे विस्तार से।